सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम अवेलेबल आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के। ठीक है। ये वीडियो भी उसी क्रम में आगे चलेगी। ये भी 12वीं क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से ही है। अब हम जो पढ़े थे पीछे, उसके पीछे जो हमने पढ़ा उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पीछे वाले में स्नानागार के बारे में, समाधानों के बारे में, वहाँ पर सामाजिक डिफरेंस जो था उसके बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। फायांस बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो में। अब उसको हम आगे ले चलेंगे और आगे चलते हुए इसमें हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थान के बारे में। ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मन के कैसे बनाते थे ये लोग, कौन से पदार्थ का प्रयोग करते थे मन के बनाने में, उन चीजों के बारे में हम पहले बारी बारी से जिक्र करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, जो ये पदार्थ है ये मन के बनाने के लिए, ये कहां से लेकर के आते थे, कौन कौन से स्थान से। पहले तो हम देखते हैं कि मन के जो बनाया जाता था, पहले तो ये समझो कि आप मन के है क्या। देखिए, आजकल जो हमारे समाज में महिलाएं और पुरुष जो हैं, जो आभूषण का प्रयोग करते हैं, पुरुष बहुत कम करते हैं लेकिन महिलाएं बहुत करती हैं। पहले पुरुष और महिलाएं जो आभूषण का प्रयोग करते थे, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, उस समय जो ये मन के बनाए जाते थे, जो मन के का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि साजो सामान के जो अपने आप को सजाने के जो महिलाएं प्रयोग करती है, जैसे आजकल सोना चांदी के वगैरह जो चैन पहनती हैं महिलाएं, फिर कान वगैरह में पहनती हैं महिलाएं, तो उस समय की महिलाएं ये पहनती थी। सोना तो इतना नहीं मिलता था, लेकिन उसके जगह पर कई सारी चीजों का प्रयोग करके मन के वगैरह बनाते थे, जो कि अपने इस्तेमाल प्रयोग करते थे ये लोग। देखिए, तो मन के बनाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, उसमें सबसे पहला जो पदार्थ था वो था पत्थर। पत्थर का प्रयोग करते थे मन के बनाने के लिए। इसके बाद धातु का प्रयोग करते थे मन के बनाने के लिए, और अन्य और भी कई सारे पदार्थ थे जिसका ये प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, मनकों को बनाने के लिए या फिर गहनों को बनाने के लिए कहें तो सबसे पहले अगर हम पत्थरों के बारे में बात करें कि पत्थर का प्रयोग करते थे, तो कौन कौन सा पत्थर का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग मन के बनाने वगैरह के लिए करते थे। देखिए, सबसे पहले ये लोग सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। सेल खड़ी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो पत्थर जो है, पत्थर के प्रकारों में सबसे मुलायम पत्थर का प्रकार है सेल खड़ी, जो व्हाइट कलर सफेद कलर का होता है, जिसको आप मसलेंगे अगर चुटकियों से तो मसल जाएगा और आटे जैसे उसकी चूर्ण बन जाती है, मतलब कि वो पाउडर बन जाता है बहुत जल्दी। पहले नाई वाई के दुकानों वगैरह में, स्पा वगैरह में इस पाउडर का प्रयोग किया जाता था सेल खड़ी का। अब तो बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन पहले होता था। इसका बहुत मुलायम होता है, ये बाल वगैरह को निकालने में बड़ा मदद मिलता था उससे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों में पहला जो पत्थर था सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। ये क्यों ऐसा करते थे? देखिए, सेल खड़ी का प्रयोग करने से हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बड़ा आसानी से मन के बना लेते थे। वो लोग छोटे से छोटे मन के बन जाते थे। सेल खड़ी बड़ा मुलायम होता था, इसको पहले लोग कूट लेते थे ढंग से। कूटने के बाद में पाउडर जैसा बन जाता था। पाउडर जैसा बनने के बाद उसमें पानी मिला करके इसे लिक्विड बनाते थे, और इसके बाद फिर सांचे में इसे ढाल देते थे, और सांचे में जिस प्रकार के इनको बनाना था मन का, उस प्रकार में बना लेते थे इसे। ठीक है। तो सेल खड़ी से मन का बनाना काफी आसान था। तो सेल खड़ी के बारे में आप लोगों को पता चला। सेल खड़ी प्राप्त कहां से होता था? तो ये सेल खड़ी लोगों को दो जगह से मिलता था। ये जगह कौन सा है? दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से सेल खड़ी लेकर के आते थे या प्रयोग करते थे। दूसरा जो पत्थर है इसमें वो है क्वार्टर्स। कौन सा है? क्वार्टर्स नामक पत्थर का भी लोग प्रयोग करते थे, जो कि हार्ड होता था। तीसरा जो पत्थर है वो है लार्ज वर्ग जो पत्थर है ये काफी महंगा होता था, और ये अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अफगानिस्तान में एक जगह है सुरतुघई, वहां से लोग इस पत्थर को लेकर के आते थे, लार्ज वर्ग को। अगला जो पत्थर है वो है कार्लिलियंस। कौन सा है? कार्लिलियंस ऐसे देखने में पीला होता था, लेकिन जब इसे पकाया जाता था आग में तो ये लाल हो जाता था, और ये कार्लिलियंस जो था ये गुजरात से मिल जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। अगला जो पत्थर है वो है जेस्पर का भी प्रयोग ये लोग करते थे। इनके साइड से सल्क निकाल करके, इनको तोड़ फाड़ करके ये लोग आराम से बनके का रूप दे देते थे। तो पत्थरों में प्रयोग होने वाले जो पत्थर थे, सेल खड़ी, क्वार्टर्स, लार्ज वर्ग, जेस्पर, कार्लिलियंस, ये पत्थर थे जिससे लोग मनके का निर्माण करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये पत्थर हो गया। अब धातु देखते हैं। धातु में क्या क्या प्रयोग करते? देखिए, धातु में लोग तांबे का, ठीक है, कांस्य का, और फिर सोना का। ठीक है। देखिए, कांस्य जो है ये कांस्य स्थानीय स्तर पर अवेलेबल होता था, स्थानीय स्तर पर इनको मिल जाता था आराम से। ठीक है। तांबा ये लोग दो जगह से लेकर के आते थे। राजस्थान में एक जगह है
खेतड़ी, खेतड़ी से बहुतायत मात्रा में इनको तांबा मिल जाता था। और दूसरा जो तांबा था दूसरे प्रकार का, वो ओमान से लेकर के आ रहे थे। ओमान और खेतड़ी अंचल से, राजस्थान की खेतड़ी से, ओमान तो आप लोग पता है दूसरा देश है, ओमान से और खेतड़ी से ये लोग तांबा लेकर के आते थे। कहां से इनको स्थानीय स्तर पर मिल जाता था, सोना के लिए, जो सोना होता था, सोना गोल्ड, गोल्ड के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग ग्रुप बना करके एक, और ये लोग जाते थे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहां जाते थे, जो ये दक्षिण भारत में कहां जाएंगे, कर्नाटक की तरफ जाएंगे, और कर्नाटक से पहाड़ियों से लोग सोना इकट्ठा करके लेकर के आते थे ग्रुप में। ठीक है, तो अब धातुओं में हम देखा, तो हमने धातुओं में ये प्रयोग करते थे ये लोग बनाने के लिए, मन के बनाने के लिए। अगला जो है ये अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ जो थे ये क्या क्या थे और कहां कहां से देखिए क्या करते थे ये लोग। शंख, सबसे पहले हम शंख की बात करते हैं। शंख आप सभी लोगों को पता होगा कि समुद्र में ये मिलता है और समुद्र से निकाल लेते हैं आराम से। समुद्र के किनारे दो बस्तियां थे गुजरात में, आज की गुजरात में, नागेश्वर और बालाकोट। कौन कौन सा, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जो था ये पूरी तरह से 100% शंख से बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता की ये दो जगह, नागेश्वर और बालाकोट, जो आज के गुजरात में है, ठीक है, शंख से बनी हुई वस्तुओं का ये लोग उत्पादन करते थे। वह फिर वहां से बना के दूसरी जगह भेजा जाता था। इसके बाद आता है फयांस। फयांस जो मैंने अभी बताया पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को फयांस के बारे में बताया था। फयांस जो कि स्थानीय स्तर पर मिल जाता था, ये बनाते थे मिट्टी वगैरह से, और पकी हुई मीट, ठीक है, पकी हुई मिट्टी, इन सभी चीजों से मिला करके भी ये लोग अपने मन के वगैरह बनाया करते थे। तो मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते थे और ये कहां कहां से प्राप्त होते थे, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा प्रयुक्त पदार्थ मन के बनाने में और प्राप्त करने वाले स्थान के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे हम अब शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी के बारे में आगे इसमें बढ़ाते हैं, इसको आगे टॉपिक को ले चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है इसमें और भी चीजें जो है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आगे बढ़ने में शिल्प उत्पादन के अगर हम बारे में बात ही कर रहे हैं, तो शिल्प उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो जो शिल्प उत्पादन में पूरी तरह से जो संलग्न जो था, जो कि पूरा शिल्प का ही कार्य होता था यहाँ पर, वह जगह था चनहुदड़ो। कौन सा जगह था ये, चनहुदड़ो। ठीक है, चुनहुदड़ो भी कहीं पे लिखा होता है, चुनहुदड़ो, चनहुदड़ो लिखा होता है। ये पूरी तरह से 100% मन के बनाने में ही लगे हुए थे यहाँ के लोग। ये जो बस्ती थी ये बहुत ही छोटी थी, कितनी हेक्टेयर में थी ये बस्ती, अगर इस बस्ती की अगर हम बात करते हैं तो ये बस्ती जो थे वो केवल कितने में थी, 7 हेक्टेयर में थी। कितने, 7 हेक्टेयर में थी, 7 हेक्टेयर के अंदर ही थी ये बस्ती। ठीक है, ये जो बस्ती थी ये केवल 7 हेक्टेयर में थी। अब अंदाजा लगाइए कितनी छोटी बस्ती थी। दूसरा अगर हम इसका तुलना करते हैं मोहनजोदड़ो से, देखिए मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो जो था ये 125 हेक्टेयर में था, 125 हेक्टेयर में था। मोहनजोदड़ो जो था ये 125 हेक्टेयर में था। तो इससे अंदाजा लगाइए कि चुनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो में कितना अंतर है। मोहनजोदड़ो से बहुत छोटा था चुनहुदड़ो, लेकिन चुनहुदड़ो के लोग जो थे वो पूरी तरह से मन के बनाने में और धातु कर्म में ही लगे रहते थे यहाँ के लोग। ठीक है, अब शिल्प उत्पादन के कार्यों में काम क्या क्या होता था, क्या क्या काम करना पड़ता था, देखिए देखिए शिल्प उत्पादन कार्य। अब ये शिल्प उत्पादन कार्य में अगर हम देखें तो क्या क्या काम करना पड़ता होगा आपके हिसाब से। देखिए शिल्प उत्पादन में सबसे पहले मन के बनाना, मन के बनाना ये पहला काम होता था शिल्प उत्पादन में, मन के बनाते थे लोग वहां के। ठीक है, कहां के, चुनहुदड़ो की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद में शंख की कटाई करना, शंख की कटाई करना, शंखों को काटना समुद्र से निकालने के बाद में, और इसके बाद में धातु कर्म और मोहर निर्माण करना। ठीक है, धातु कर्म और मोहर निर्माण। ठीक है, ये काम होते थे। अगर हम शिल्प उत्पादन में देखें तो सबसे पहले मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना और मोहर निर्माण करना। ठीक है, ये सारे काम होते थे। ठीक है, शिल्प उत्पादन में अगर हम देखें तो कहां पर होते थे ये,
तो चुनहोदड़ो में, जैसे मैंने बताया चुनहोदड़ो कहाँ था, तो आधुनिक गुजरात में। मनकों का जो आकार होता था ये कैसा होता था, मनकों का आकार, ठीक, मनकों का आकार कैसा होता था, जो मनके बनाए जाते थे वो किस आकार के बनते थे उसके बारे में देखते हैं, मनकों के आकार के बारे में। तो मनकों के आकार में देखें हम तो चक्राकार, चक्राकार, ढोलाकार, चक्राकार, ढोलाकार, बेलनाकार, ठीक, चक्राकार होता था, ढोलाकार होता था, बेलनाकार का होता था, ठीक है। जो मनके बनाए जाते थे ये, इनके आकार थे ये, ठीक है। अब जो ठोस पत्थर जो ठोस पत्थर थे, मतलब कि जो कठोर पत्थर होते थे, तो जो ठोस थे पत्थर, ठोस पत्थर, जो ठोस पत्थर होता था इससे अगर मनके बनाया जाता था, ठोस पत्थर से, तो ठोस पत्थर से जब मनके बनाया जाता था उसमें ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता था। कौन सा ज्यामितीय विधि का ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है, ज्यामितीय विधि। जो ठोस पदार्थ होते थे वो ज्यामितीय विधि का प्रयोग करके इसे बनाया जाता था। सेल खनी का तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, ठीक। तो ये होते थे मनके बनाने के ढोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार, ठोस पदार्थ ज्यामितीय आकार का ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। जब ये मनके बना लेते थे तो मनके बनाने के बाद में उसे धागा में पिरोने के लिए गले में पहनना होगा, हाथ में पहनना होगा, या पहनने के लिए जब ये लोग मनके बनाने के बाद में इसमें ये लोग छेद करते होंगे, जाहिर सी बात है छेद करेंगे तभी वो धागे में उसे पिरोएंगे। तो छेद करने के लिए देखिए, मनकों में छेद करने के लिए, मनकों में छेद, मनकों में छेद करने वाला जो यंत्र है, मनकों में छेद करने वाला जो यंत्र है वो दो जगहों से मिलता है उपकरण, वो है चुनहोदड़ो से और लोथल और धोलावीरा। कहां कहां से मिलता है, लोथल, धौलावीरा और चुनहोदड़ो, ठीक। इन जगहों से मनकों में छेद करने का उपकरण प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके बनाने के बाद में इसमें छेद करते होंगे, और छेद करने वाला जो उपकरण है वो कहां कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से, धौलावीरा से और चुनहोदड़ो से, ठीक है। ये तीन जगहों से इसमें छेद करने का उपकरण प्राप्त हुआ है। मैं दो बस्तियों के बारे में बताया था लोगों को, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जो थे ये पूरी तरह से, आप लोग पता हो कि शंख की कटाई और शंख से बने हुए वस्तुएं बनाते थे, लोग शंख से वस्तु बनाते थे। ये दोनों ही समुद्र के किनारे थे। कहां के किनारे, ठीक है। ये दोनों ही बस्तियां थी कहां, समुद्र के किनारे थी। नागेश्वर और बालाकोट कहां थी, समुद्र के किनारे बसी हुई थी, ठीक है, गुजरात में आज के। देखिए नागेश्वर और बालाकोट जो था, नागेश्वर और बालाकोट से जो वस्तुएं बनाई जाती थी, ये किससे बनाई जाती थी, शंख से। शंख की वस्तुएं बनती थी। अब शंख की वस्तुएं कौन कौन सी बनती थी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बनती थी चूड़ियां और करछियां, चूड़ियां और करछियां, ये खास तौर से यहाँ पर बनाई जाती थी। चूड़ियां और करछियां यहाँ पर खास तौर से बनाई जाती थी नागेश्वर और बालाकोट से। यहाँ से बनाने के बाद में इन वस्तुओं का दूर दूर तक इन वस्तुओं को भेजा जाता था, मोहनजोदड़ो में, इसके बाद में फिर हड़प्पा जैसे जगहों पर जो कि शहरी केंद्र थे वहां पर इनको बना करके बेचा जाता था या भेज दिया जाता था, ठीक है। तो अब तो हमने देखा कि मनके कैसे बनते थे, कहाँ बनते थे और मनके बनाने में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होता था।
तो ये तो हमने सारा डिफाइन कर लिया है, देख लिया, पढ़ लिया। लेकिन उत्पादन केंद्रों की पहचान आजकल के इतिहासकार जो हैं वो कैसे बताते हैं कि नागेश्वर और बालाकोट में इनका काम होता था, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, उत्पादन केंद्रों की पहचान। देखिए, उत्पादन केंद्रों की अगर हम पहचान के बारे में बात करते हैं तो आप लोग आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहासकार उन चीजों को ढूंढते हैं जो त्याग दी गई हो, टूटने फूटने के बाद में उसी जगह पर छोड़ दी गई हो या फिर फेंक दी गई हो। तो उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए सबसे पहले इतिहासकार क्या करते हैं, किन वस्तुओं को ढूंढते हैं। तो पहली वस्तु त्यागी गई वस्तु, त्यागी गई वस्तु। ठीक, क्या करेंगे ये लोग, त्यागी गई वस्तु। त्यागी गई वस्तु से मतलब यह है कि वो वस्तु जो खराब हो चुकी होगी तो उसको वहीं छोड़ दिए गए होंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो इस त्यागी गई वस्तु को पहले ढूंढते हैं। दूसरा, टूटी फूटी वस्तु। टूटी फूटी वस्तुओं को ढूंढते हैं जहां पर लोग छोड़ दिए होंगे, ठीक है। या फिर टुकड़े, टूटी फूटी वस्तुओं के बाद में धातु कर्म के दौरान जो चीजें वहीं पर छूट जाती होंगी उसको वो ढूंढते थे और इस प्रकार से उत्पादन केंद्रों की पहचान करते थे। टूटी फूटी वस्तुओं को ढूंढना, उसके टुकड़ों को ढूंढना। अब ये बस्तियां तो पहले रही होंगी, खुदाई बहुत बाद में की गई है, तो बाद में खुदाई के बाद भी कैसे पता चला कि यहीं पर उनके उन वस्तुओं का उत्पादन होता होगा। तो देखिए, एक साधारण से एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम देखें आज के दौर में कि तो कहीं पर अगर लोहे की दुकान होगी जहां पर लोहे का काम होता होगा और वहां पर लोहे के काम के बाद में दुकान बंद हो जाने के बाद वहां पे छोटे छोटे लोहे के जो कण होते थे उसी मिट्टी में वहां छूट जाते हैं। बाद में उसमें मिट्टियों का लेयर चढ़ जाता है भराई होने के बाद में जब उठते उठते। लेकिन जब हम खुदाई करेंगे तो खुदाई करने के दौरान वो टूटी फूटी जो वस्तुएं वहां पर छूट गई थी दुकान के दौरान, वो वस्तुएं बाद में और जब खुदाई के दौरान मिलेंगी, तो मिलने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोहे का काम पहले होता होगा। इस प्रकार से उत्पादन केंद्रों की पहचान हमारे पुरातत्वविद भी करते हैं। खुदाई के दौरान जब उनकी टूटी फूटी वस्तुएं, त्यागी गई वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो वो लोग बता देते हैं साधारण तरीके से कि यहाँ पर इस चीज का काम होता होगा। तो इस प्रकार से उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद करते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चलेंगे लेकर के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को जो बची कुछ जो चीजें उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें जो पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या हड़प्पा सभ्यता में राजा महाराजा थे कि नहीं थे, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम डील करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इसको समझिए, इसको देखिए, इसके बाद अगली वीडियो हम लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।